वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेट स्पीच के बारे में है। अभी हाल ही में एक रिलीजियस कॉन्क्लेव हुआ, या आप इसे धर्म संसद कह लीजिए, हरिद्वार में, जहां पर कई सारे स्पीकर्स ने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी। और ये जो स्पीकर्स थे वो कई सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर भी थे। उनकी इन स्पीचेस को संज्ञान में लेकर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने या सिटीजन्स ने भी, जो उससे कंसर्न थे, उन्होंने ये कहा कि इनकी ये स्पीचेस हेट स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। इसी मुद्दे को आधार बनाकर न्यूज में आया हेट स्पीच। हम समझते हैं कि हेट स्पीच क्या है, आखिर किस स्पीच को हेट स्पीच कहा जा सकता है। अगर आप लीगल डोमेन में जाएं, लॉ की बात करें, कानून की बात करें, तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि हम किसे हेट स्पीच कहेंगे और किसे नहीं। तो अगर आपसे सिंपल सी लाइन पूछी जाए प्रीलिम्स में कि देयर इज अ प्रॉपर लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच, तो स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज कोई डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच की। इन जनरल, सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी स्पीच, मतलब कुल मिला के जो हेट स्पीच है वो फ्री स्पीच पे लिमिटेशन की तरह वर्क करती है। आपके पास बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो नफरत फैलाए, वायलेंस फैलाए, किसी व्यक्ति को अपमानित करे या किसी व्यक्ति की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए। ऐसी स्पीच को हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जो प्रोविजंस हैं लॉ में, वो कई तरीके की स्पीचेस को क्रिमिनलाइज करते हैं। राइटिंग, एक्शन, साइंस या किसी भी वायलेंस, कोई भी ऐसी बात जो वायलेंस को बढ़ाती है, उसे हेट स्पीच की कैटेगरी में डालकर या उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। हेट स्पीच की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ भी ना बोला जाए, इसको लेकर कुछ रोक टोक तो है। इसके लिए आपको आईपीसी में जाना होगा। आईपीसी का सेक्शन 153A और 505 इस संबंध में प्रावधान करते हैं, जो कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो इन्फ्लेमेटरी है उसे रोका जाएगा, और आप इस प्रकार की बात को हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेक्शन 153A जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी बात है जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में या रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज के बेसिस पे एनमिटी क्रिएट करता है, दुश्मनी को बढ़ावा देता है, तो आप उसे भी हेट स्पीच कह लीजिए। यद्यपि क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी ये कहा गया है कि अगर ये एलिमेंट्स पाए जाएं तो आप हेट स्पीच कह लीजिए। हेट स्पीच क्या है ये नहीं बताया गया है। सेक्शन 505 जो आईपीसी का है वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पब्लिक मिसचीफ कंडक्ट करता हो, पब्लिक मिसचीफ का यहाँ पे मतलब ये है कि आप किसी के बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, उसकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं, तो उसे भी आप हेट स्पीच कह लीजिए। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ना होने के बावजूद हमारी आईपीसी में कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं कि अगर आपको ये एलिमेंट मिल जाए किसी स्पीच में, तो आप उसे हेट स्पीच कह लीजिए या उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। कल इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ा दिया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। क्या होती है ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट? ये बेसिकली वो लिमिट होती है जो एक कैंडिडेट लीगली खर्च कर सकता है अपने इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के दौरान वो किन किन चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकता है, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक मीटिंग, रैलीज, पोस्टर्स, बैनर्स, व्हीकल, इन सभी चीज़ों पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं उस सभी खर्च को इलेक्शन एक्सपेंडिचर के भीतर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 का, वो हर कैंडिडेट से ये कहता है कि उन्हें सभी लोगों को सेपरेट और करेक्ट अकाउंट रखना होगा उस एक्सपेंडिचर का जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया है। इलेक्शन के दौरान का यहाँ पे क्या मतलब है? इलेक्शन के दौरान का मतलब है वो डेट जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और तब तक की डेट जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। इन दोनों डेट्स के बीच को इलेक्शन ड्यूरेशन माना जाएगा और उसके बीच किया गया खर्च इस एक्सपेंडिचर लिमिट के तहत आ जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के विद इन 30 डेज अपनी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपना होगा। अगर उन्होंने कोई इनकरेक्ट अकाउंट दिया, सही जानकारी नहीं दी, या उन्होंने जो कैप दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको ब्रीच किया, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। फर्दर उन्हें 3 सालों के लिए बार किया जा सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से। ऐसा प्रावधान हमें 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके सेक्शन 10A में मिलता है। तो प्रॉपर प्रावधान है। अब देखिए क्या है, अभी तक क्या हुआ करता था इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट और क्या बदलाव किए गए हैं। पहले जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट हुआ करती थी लोकसभा इलेक्शंस के लिए, वो होती थी 54 लाख टू 70 लाख।
ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि राज्य छोटा है या बड़ा। छोटे राज्यों में जो लिमिट होती है वो 54 लाख की होती थी और बड़े राज्यों में लिमिट 70 लाख की होती थी। अभी इसे बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अब ये 70 लाख टू 95 लाख हो गई है। छोटे राज्यों में अब लोकसभा इलेक्शंस में एक कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है और बड़े राज्यों में ये खर्च बढ़ा के 95 लाख 95 लाख कर दिया गया है। राज्यों में क्या बदलाव हुआ? राज्यों में पहले जो लिमिट थी वो 20 लाख टू 28 लाख थी, मतलब छोटे जो राज्य हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी बनती हैं वहां पर 20 लाख और जो बड़े राज्य हैं वहां पर 28 लाख। अभी इसे बढ़ा दिया गया है, 28 टू 40 लाख कर दिया गया है। मतलब अब जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। अब देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 40 लाख खर्च कर पाएंगे, बिकॉज ये बड़े राज्य की कैटेगरी में आता है। फर्दर उत्तराखंड और पंजाब में भी 40 लाख की लिमिट रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप गोवा या मणिपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे ये लिमिट अब 20 लाख हो जाएगी, जो कि पहले महज 20 हुआ करती थी। तो आपने जो चेंजेस हुए हैं वो भी समझ लिए हैं। याद रखिएगा, हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न आ जाए और आपको ये पता हो कि क्या वर्तमान में चेंजेस आए हैं, ताकि आप प्रश्न सही कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इशू आर्टिकल 348 के बारे में है। गुजरात हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एक जर्नलिस्ट जो फेस कर रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को, उनसे कहा कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि हायर जुडिशरी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो इंग्लिश है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट नाराज रहा होगा इनके ऊपर। एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आए हैं, तो कोर्ट ने ऐसा कहा। क्या वो ऐसा कह सकते हैं? वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज आर्टिकल 348 में इस संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 348 बोलता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक्ट या बिल्स के संबंध में जो भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाएंगी वो होगी इंग्लिश। आर्टिकल 348 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि जब तक पार्लियामेंट बाई लॉ किसी अन्य लैंग्वेज का प्रावधान नहीं करता तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी दैट विल बी इंग्लिश। आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 भी है जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जो स्टेट के हैं वो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेकर हिंदी लैंग्वेज को ऑथराइज कर सकते हैं या किसी अन्य लैंग्वेज को इस्तेमाल ऑथराइज कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल स्टेट के ऑफिशियल पर्पस से हाई कोर्ट में किया जा सकता है उसके प्रिंसिपल सीट में। लेकिन यहां पे भी एक बात रहेगी कि जो डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर्स हैं वो तो तब भी इंग्लिश में ही रहेंगे। क्या किसी अन्य लैंग्वेज को परमिट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। जो सेक्शन 7 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 का, वो हिंदी को या फिर किसी अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करने की अनुमति देता है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ। इसका भी प्रावधान है और वही बात है, इसे अलाउ करने की जिम्मेदारी भी गवर्नर जो स्टेट के हैं उनके पास है, वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में है। अभी हाल ही में एक कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। अब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कई सारे एक्सपर्ट्स को, स्पीकर्स को इनवाइट किया था इस कंसल्टेशन में कि आप आइए और वुमेन इशू पे कोई अपना ओपिनियन शेयर करिए। तो क्रिमिनल लॉ में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए
इसी चीज को आधार बनाकर बातचीत शुरू की गई। लगभग सभी स्पीकर्स ने सर्वसम्मति से एक बात को स्वीकार किया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाना चाहिए। मैरिटल रेप ऐसा रेप होता है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट में उनकी विल के खिलाफ जाके सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ये अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं है और इसे वैवाहिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन कई सारे जो वुमेन एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए। तो इसमें सभी स्पीकर्स ने इस बात पर सर्वसम्मति से अपना ओपिनियन रखा। इसी संबंध में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यूज में आया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब साफ होता है इनको बनाने के लिए किसी कानून को लाया गया होगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं उन सभी मुद्दों पर जो महिलाओं को प्रभावित करते हों। इसे स्टैब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992 को और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो 1990 में आया था उसी को आधार बनाकर ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहली जो हेड रही इस कमीशन की वो थी जयंती पटनायक जी। ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीडब्ल्यू का? ये महिलाओं के अधिकारों को इंडिया में एडवोकेट करते हैं और उन्हें एक आवाज देते हैं उनके इश्यूज और कंसर्न को लेकर, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का? एक तो होते हैं चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन होंगे वो महिला के जो कॉज हैं उसको लेकर कमिटेड होंगे और उन्हें नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अतिरिक्त होते हैं 5 मेंबर्स, इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। कुछ बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है कि जो भी पर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में या महिलाएं जा रही हैं वो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग होनी चाहिए, जिन्हें पास्ट में लॉ या लेजिस्लेशन का, ट्रेड यूनियनिज्म का, इंडस्ट्री पोटेंशियल जो महिलाओं के लिए होता है उसमें मैनेजमेंट का, वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो वुमेन एक्टिविस्ट भी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, किसी न किसी का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फर्दर एक और प्रावधान है कि जो भी मेंबर्स ये 5 होंगे या होंगी उनमें से 2 लोग, जिनमें से एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब से जरूर होने चाहिए ताकि उनके हित भी रिप्रेजेंट किए जा सके। एनसीडब्ल्यू के पास क्या पावर्स होते हैं? सबसे पहले तो ये कंसल्ट किए जाते हैं सभी पॉलिसी मैटर्स में जो महिलाओं को प्रभावित करते हों। इनसे कंसल्टेशन करने के बाद उन कानूनों को आधार दिया जाता है। ये सम्मन कर सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट या विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी वुमेन इशू में। फर्दर इनके पास पावर होता है पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करने का, जो भी इश्यूज इन्होंने हैंडल किए हैं। ये एविडेंस या एफिडेविट की मांग कर सकते हैं कि ये जो अथॉरिटीज हैं उनसे कि हमें इस इश्यू को एग्जामिन करने के लिए इसकी जरूरत है। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवरी या प्रोडक्शन के लिए भी आदेश दे सकते हैं कि हमारे सामने उसे प्रस्तुत किया जाए। किसी अथॉरिटी को सम्मन कर सकते हैं कि आप हमारे सामने आइए, प्रस्तुत होइए, और इनकी जो भी डिक्री या आदेश हैं उन्हें इन्फोर्स करने की अधिकार भी इनके पास हैं। एनसीडब्ल्यू का बेसिकली काम क्या है? ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं साल में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या लॉज हैं उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन करते हैं कि वो महिलाओं के हितों को सही तरीके से पूरा करते हैं अथवा नहीं। फर्दर कॉन्स्टेंटली ये सभी लॉज को रिव्यू और स्क्रूटनाइज करते रहते हैं। ये सभी कंप्लेंट्स को संज्ञान में लेते हैं या किसी ऐसे मुद्दे पर जिसमें महिलाओं के अधिकार प्रभावित हुए हों, छीने गए हों, उन्हें सुओमोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, बिना किसी कंप्लेन के खुद ही उस मुद्दे को उठा लेना और एग्जामिन करना। ये अधिकार इनके पास है। ये महिलाओं का सेंटर और स्टेट के लेवल पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसके उनके डेवलपमेंट को भी एसेस करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को लेकर वैसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजंस हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में मिल जाएंगे। यद्यपि ये कानून जेंडर न्यूट्रल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेडिशन लॉ के बारे में है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रोहिंग्टन नरीमन ने अभी हाल ही में कहा कि हमें सेडिशन लॉ को अबॉलिश कर देना चाहिए, बिकॉज इसके माध्यम से गवर्नमेंट अपनी क्रिटिक्स को सेडिशन में बुक कर लेती है और उनके खिलाफ ओपिनियंस को नहीं उभरने देती। ये तो संज्ञान, ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके बेसिस पे सेडिशन लॉ न्यूज में आया है। सेडिशन लॉ के बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं। सेडिशन लॉ को फॉर द फर्स्ट टाइम 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में इनेक्ट किया गया, जब लॉ मेकर्स को ऐसा महसूस हुआ कि केवल अच्छे ओपिनियन जो सरकार के लिए हैं वही सर्वाइव करने चाहिए और बुरे ओपिनियंस को दबा देना चाहिए। इसे फॉर्मल वे में ड्राफ्ट किया गया था 1937 में थॉमस मैकॉले के द्वारा। ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन हुआ करता था ये। लेकिन जब 1860 में आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड बनाया गया
तब सेडिशन लॉ को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, इसे पूरी तरीके से ओमिट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला और महज 10 साल बाद ही यानी कि 1870 में सेक्शन 124A एक सेपरेट अमेंडमेंट के माध्यम से आईपीसी में एड ऑन कर दिया गया सर जेम्स स्टेफन के द्वारा, जिन्होंने ऐसा महसूस किया कि अब एक लॉ होना चाहिए जिसके माध्यम से सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें हैं उन्हें दबाया जा सकता हो। हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स को सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करके परेशान किया गया, उनके खिलाफ ट्रायल्स किए गए, जैसे कि जोगेंद्र चंद्र बोस जी 1891 में ये बंगोबशी जो इनका न्यूज़पेपर था उसमें जो इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफ बातें लिखी थी, उसी आधार पर इनके खिलाफ सेडिशन लॉ लगाया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ ये लॉ 3 बार लगाया गया और 1922 में महात्मा गांधी जी के साथ साथ शंकरलाल बैंकर के खिलाफ भी ये लॉ लगाया गया था। सेडिशन लॉ वर्तमान की स्थिति में देखें तो 124A के फॉर्म में इंडियन पीनल कोड में एग्जिस्ट करता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सेडिशन क्या है। यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बाई वर्ड या बोला गया हो या लिखा गया हो या बाई साइन, बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई ऐसा प्रयास किया जाए जिसमें हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन गवर्नमेंट के लिए क्रिएट किया जाए या उसका प्रयास किया जाए, ऐसी सरकार के खिलाफ जो बाई लॉ इंडिया में बनाई गई है तो उसे सेडिशन माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। डिसअफेक्शन में यहां पे डिसलॉयल्टी या एनमिटी की फीलिंग शामिल है। यद्यपि यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति सरकार की खिलाफत करता है लेकिन वो हेट्रेड या कंटेम्प्ट नहीं करता, डिसअफेक्शन क्रिएट नहीं करता, तो वो 124A के अंडर में नहीं आएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा अगर 124A का इस्तेमाल किया गया तो 3 साल से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। मतलब काफी कठोर कानून है ये। एक व्यक्ति को अगर इसमें चार्ज कर दिया गया तो उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए बार किया जा सकता है और उसे पूरे जीवन बिना पासपोर्ट के रहना होगा। जब भी पुलिस उसे बुलाएगी उसे उपस्थित होना होगा। तो काफी सख्त कानून है ये सेडिशन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दिए हैं, जैसे कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962 में आया था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर भले ही सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल किया गया हो जिसमें सरकार की किसी पॉलिसी को नापसंद किया जा रहा हो लेकिन उससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट ना हो तो उसे 124A के एम्बिट में नहीं रखा जाएगा। फर्दर बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1995 में आया था। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि महज स्लोगन्स दोहराने से, चाहे वो खालिस्तान जिंदाबाद के ही क्यों ना हो, इसे सेडिशन नहीं माना जाएगा। अब यहां पर देखिए ये साफ है कि सेडिशन जो लॉ है उसे हाईली मिसअंडरस्टूड किया गया है और आज भी डिसेंट को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। कर्नाटका के सीएम ने एक बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन अपना दिखाया। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि हम इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिविजिट करें, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की तुलना में क्रिएट ज्यादा करता है। उनका ये स्टेटमेंट था कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट न्यूज में आ गया। बात करते हैं आर्टिकल 262 ये कहता है कि अगर दो राज्यों के बीच में इंटरस्टेट वाटर को लेकर, मतलब कोई ऐसी नदी जो दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, उसके पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं। पार्लियामेंट बाई लॉ कोई डिस्प्यूट मान लीजिए है जिसमें पानी के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल को लेकर कोई विवाद है इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली को लेकर, तो इस संबंध में वो कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट ये भी प्रावधान कर सकती है कि कानून में वो जो भी व्यवस्था करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो चूंकि ये अधिकार जो पार्लियामेंट है उसे आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देता है, तो उन्होंने भी लगे हाथ इस जो अधिकार है संविधान के द्वारा प्रदत्त या फिर गिवन, उसका इस्तेमाल किया और दो कानून बना डाले। एक कानून बनाया रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और दूसरा बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। तो उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और दो कानून बना डाले। जो पहला एक्ट है रिवर बोर्ड्स एक्ट, ये बेसिकली रिवर बोर्ड्स के एस्टैब्लिशमेंट का प्रावधान करता है, जो कि इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैलीज के संबंध में जो भी डेवलपमेंट्स हो उन संबंध में रेगुलेशंस लेकर आते हैं। ऐसे जो रिवर बोर्ड्स हैं इनको स्टैब्लिश तब किया जाता है जब राज्य सरकारें इस संबंध में कोई रिक्वेस्ट करती हैं। उनकी रिक्वेस्ट पर ही ऐसे रिवर बोर्ड्स बनाए जाते हैं। दूसरा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अगर दो राज्यों के बीच में किसी नदी के पानी को लेकर विवाद है तो वो बना सकते हैं एक एडहॉक ट्रिब्यूनल जो इस पूरे मामले को देखेगा और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और पार्टीज पर बाइंडिंग होगा, उन्हें मानना ही होगा।
फर्दर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के बारे में है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस अभी हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया, ये आपको ध्यान देना है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG के द्वारा। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो तेलंगाना की है, उसके एसोसिएशन में इसे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। तो तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी आपको याद रखना है। थीम रही इंडियाज टेकेट, डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। क्या है बेसिकली पर्पस, ये था कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए सभी लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, रिसर्चर्स के लिए, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ये आपस में शेयर करें और देखें कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसी दौरान कॉन्फ्रेंस के नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस भी प्रेजेंट किया गया, ताकि जिन लोगों ने ई गवर्नेंस में एक्सीलेंस अचीव की है उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए। इन बिटवीन एक और इंपॉर्टेंट बात रही एंड दैट वाज हैदराबाद डिक्लेरेशन। आई रिपीट, हैदराबाद डिक्लेरेशन इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान तैयार किया गया। हैदराबाद जो डिक्लेरेशन है वहां पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्हें नज़दीक लाया जाए, ताकि जो सिटीजन सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज गवर्नमेंट की ओर से लोगों को दी जाती हैं, उन्हें और इम्प्रूव किया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में है, यानी कि NCPCR के बारे में। ये RT-PCR नहीं है, वो तो कोविड का टेस्ट होता है। ये है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन्होंने अभी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि सभी जो चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि CCI, उन्हें रजिस्टर करवाया जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 के अंडर में, जिसे शॉर्ट में JJ एक्ट भी कहा जाता है। NCPCR एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि इसके लिए कोई कानून आया होगा। इसे मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 यानी कि CPCR एक्ट 2005 के तहत बनाया गया। इसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। इसके अंडर में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है। मैंडेट ये है कि ये उन सभी लॉज, पॉलिसीज़ या फिर प्रोग्राम्स को ऑब्जर्व करें, उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को देखें जो कि चाइल्ड राइट के संबंध में बनाए गए हैं, क्या उनके हिसाब से ही काम हो रहा है। इन्हें ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, UN का जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट के बारे में, उसका पालन किया जाए। कंपोजिशन में इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन और होते हैं 6 मेंबर्स, जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी लोगों को अपॉइंट करती है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। और 3 सालों का इनका कार्यकाल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर मेंबर्स हैं वो 3 सालों तक अपने पद पे बने रहते हैं। जो मैक्सिमम एज है कमीशन के चेयरपर्सन की वो 65 ईयर्स है, जबकि मेंबर्स की एज मैक्सिमम 60 हो सकती है। RTA एक्ट 2009 आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि जो NCPCR है वो लॉ के वायलेशन जो बच्चों से संबंधित हैं उनकी कंप्लेन को इंक्वायर कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को सम्मन करके एविडेंस मांग सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं। ये रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जहां चाइल्ड राइट वायलेट हुए हों। गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं कि जिसने भी अपराध किया है उसे सजा दी जाए, और इंटरिम रिलीफ भी रिकमेंड कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो चाइल्ड राइट के वायलेशन में प्रभावित हुए। इसके तहत यानी कि JJ एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बनाने का प्रावधान है। इसका सेक्शन 27 क्लॉज 1 ऐसा कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो बनाने का काम किसे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। कहाँ बनाना है? हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है, जिन्हें अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होगा, जो कि JJ एक्ट 2015 के तहत बताई गई है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC है, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और होंगे 4 अन्य मेंबर। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेंगी अगर उन्हें लगता है कि वो फिट है। तो इसमें भी एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा किसी एक ऐसे व्यक्ति का होना ज़रूरी है जो कि बच्चों के मामलों का जानकार हो, जिसे इसकी अच्छी जानकारी हो। चेयरपर्सन और मेंबर्स की उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, और उन्होंने कम से कम 7 साल का अनुभव भी हो बच्चों के साथ किसी भी फील्ड में काम करने का, लाइक एजुकेशन, हेल्थ या वेलफेयर एक्टिविटीज़।
या फिर वो पर्सन कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जिसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकेट्री की डिग्री हो, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी की डिग्री हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट में उसने बढ़िया काम किया हो, या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रहे हों वो। कल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है मायावती जी, उन्होंने भी हाल ही में ये कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। जबकि पॉलिटिशियंस लगातार पार्टीज को स्विच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के जस्ट पहले। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसे 1985 में लॉन्च किया गया या फिर पास किया गया, बेसिकली पास किया जाएगा अगर ये कानून है तो। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने के लिए, और इस लॉ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। 1985 में इस लॉ को फ्रेम किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैं उन्हें रोका जा सके। पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब बिल्कुल वही है जब एक पार्टी का व्यक्ति उसी पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीतता है, लेकिन जीतने के बाद वो किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इस प्रकार के डिफेक्शन को रोकने के उद्देश्य से ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। किस ग्राउंड पे किसी व्यक्ति का डिफेक्शन हो सकता है या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई इलेक्टेड मेंबर जानबूझकर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसका एमपी या एमएलए का पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसे डिफेक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। दूसरा, ये पार्टी लाइन में जो भी कुछ भी उसको कहा गया है, लाइक कहा गया कि इस मुद्दे पे वोट करना है, उन्होंने नहीं किया, या अगेंस्ट में वोट किया, फॉर में बोला गया था, अगेंस्ट में बोला गया था, फॉर में वोट किया, या वोट करने को कहा गया था और उन्होंने वोट नहीं किया, तो फिर इसे भी डिफेक्शन माना जाएगा। इससे बचने का एक तरीका हो सकता है कि पार्टी 15 दिन के भीतर उन्हें इसके लिए माफ कर दे, तो डिफेक्शन नहीं होगा। नहीं तो इस केस में भी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिफेक्शन तो उन्होंने किया, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, जबकि वो जीता इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे था, तो उसका भी पद समाप्त कर दिया जाएगा। अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीना बीत जाने के बाद, विद इन 6 मंथ, अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की तो भी उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस अलाउ किए गए हैं, जैसे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाना चाहती है तो अलाउड है, लेकिन इसके लिए इस पार्टी के 2/3 मेंबर्स का इस पार्टी में जाना जरूरी है, तभी तो ऐसा लगेगा ना कि मर्जर हो रहा है। दूसरा ये कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, लाइक स्पीकर हैं लोकसभा के या फिर जो स्टेट के असेंबलीज हैं उनके, वो अपने पद पे जाने के बाद, स्पीकर के पद पे जाने के बाद चाहे तो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ सकते हैं, और एक बार जब उनका ये पद समाप्त हो जाए स्पीकर का, तो वो अगेन अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते पार्टी छोड़ने में, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उस पद की इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो स्पीकर के ऊपर होती है। वो डिसाइड करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं। हाँ, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसमें जुडिशरी क्रॉस चेक कर सकती है कि जो डिसीजन दिया गया है वो सही है अथवा नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है कि किस समय के भीतर स्पीकर को ये डिसाइड करना होगा कि इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई होगा अथवा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि उन्हें 3 महीने के भीतर एंटी डिफेक्शन के केसेस को रिजॉल्व करना होगा। देखिए, एक प्रश्न है प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था कि एंटी डिफेक्शन के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में है, और इसका जवाब आपको पता ही है, ये प्रावधान 10th शेड्यूल में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इस कमीशन के 3 साल के एक्सटेंशन को अप्रूव कर दिया है। बैकग्राउंड देखते हैं। 1993 में इसे नेशनल यहां पर कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तो 3 सालों के लिए बनाया गया था, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया। हालांकि एक्सटेंशन होते होते भी 2004 में वो जो कानून था जिसके तहत इन्हें एक्सटेंशन मिल रहा था, वो कानून खत्म हो गया। उसके बाद भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को मेंटेन रखा गया। तो चूंकि अब इनका जो लॉ है वो 2004 में खत्म हो गया, तो जो एक स्टैच्यूटरी बैकिंग थी वो तो खत्म हो गई। तो अब ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में अभी भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एग्जिस्ट कर रही है। सफाई कर्मचारी की डेफिनेशंस में बताई गई है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंगेज है या एम्प्लॉयड है सैनिटेशन वर्क में। अगर हम NCSK के सेटअप की बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं सफाई कर्मचारी लोगों के लिए, उन्हें इवेलुएट करते हैं, उनकी इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2013 में एक कानून आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस कानून के आने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरव्यू करने की जिम्मेदारी भी इसी कमीशन को सौंप दी गई।
दिसंबर 31, 2021 तक 58,000 के आसपास मैनुअल स्कैवेंजर्स को इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है। 2016 के प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब सी था, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है। अमेंडमेंट्स टू द आईएएस कैडर रूल्स के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया है आईएएस कैडर रूल में। इसके माध्यम से आईएएस ऑफिसर्स के डिप्यूटेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा कंट्रोल होगा, जो कि काफ़ी टसल का मुद्दा बना रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। मे बी अभी ये आपको मामला क्लियर ना हुआ हो। आप इस तरीके से समझिए कि जो भी लोग आईएएस ऑफिसर के तौर पे या फिर सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं, उन्हें किसी न किसी राज्य का कैडर दिया जाता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स की आवश्यकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है, जहां पर वो सचिव के पद पे, सेक्रेटरी के पद पे जाते हैं। तो आखिर ये ऑफिसर्स कैसे मिलते हैं केंद्र सरकार को, जब सारे ही ऑफिसर्स को राज्यों को दे दिया जाता है या कैडर एलोकेशन में राज्यों में भेज दिया जाता है? बेसिकली होता यह है कि प्राइमा फेसिया तो सिलेक्शन के बाद जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के बाद राज्यों में भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब केंद्र को इन ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है तो वो राज्य सरकारों से कहते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर्स चाहिए। वो एक डिप्यूटेशन पे जाते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए। तो राज्य सरकार एक लिस्ट देती है उन ऑफिसर्स की जिनको वो केंद्र में भेज सकते हैं। उस लिस्ट में से केंद्र सरकार उन ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है और फिर वो डिप्यूटेशन पे सर्व करने के लिए केंद्र की डोमेन में चले जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को आईएएस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलते हैं राज्यों से। डीओपीटी कैडर कंट्रोल करती है आईएएस ऑफिसर्स के मामले में। आईपीएस के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के मामले में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है वो कैडर को कंट्रोल करने का काम करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उसमें रूल 6 क्लॉज 1 जो आईएएस कैडर रूल 1954 का है, जिसे मई 1969 में एड ऑन किया गया था, उसी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे केंद्र में काम करने के लिए बुलाती है। अब ये रूल्स कहते क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग एक जो कैडर ऑफिसर है वो राज्य की सहमति से सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन पे काम करने के लिए जा सकता है। इस संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रिजॉल्व करेंगी, या फिर जो भी केंद्र सरकार का डायरेक्टिव होगा उसे राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी। ये बात कही गई है इस कानून में। कुल मिला के इसे इंप्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी है वो राज्य सरकार के पास होती है। कई बार राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिसर्स देने में डिले करते हैं, इससे उन्हें होती है दिक्कत और उनका काम रुकता है। डिसएग्रीमेंट के मामले में जो होगा वो बात यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल एक ऑफर लिस्ट मांगती है, नॉर्मल प्रैक्टिस यही है, जिन्हें सेंट्रल में डिप्यूटेशन पे भेजना है। राज्य सरकारें वो लिस्ट देती हैं और उसी में से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है। ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन पे जाने से पहले राज्य सरकारों से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होता है, एंड दैट इज द प्लेस जहां पर राज्य सरकार का काफी ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस नहीं दिया तो वो मामला अटका रहता है। तो जो भी आईएएस ऑफिसर्स राज्यों में पोस्टेड हैं उनमें 40% से कम केंद्र में डिप्यूटेशन के लिए जा सकते हैं। ये नंबर 40% जो टोटल स्ट्रेंथ है उस राज्य में उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां पर देखा यह जा रहा है कि 40% से बहुत कम ऑफिसर्स को दिया जा रहा है राज्यों के द्वारा केंद्र को। अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट डिले करती है जो स्टेट कैडर ऑफिसर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन में भेजने को लेकर, तो यहां पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। मतलब कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर उन्होंने उन ऑफिसर्स को नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस नहीं दिया तो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस मान लिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपने डिप्यूटेशन पे बुला लेगी जिन ऑफिसर्स को वो चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफिसर्स को राज्य से केंद्रों में आना है। फर्दर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसा कि अभी तक से रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रहा है। फर्दर अगर केंद्र सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि ऑफिसर्स को केंद्र में बुला लिया जाए तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई रोड़ा राज्य सरकारें नहीं अटका पाएंगी। यद्यपि ये जो भी बदलाव किए जा रहे हैं इसका सख्ती से विरोध किया जा रहा है जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी और जो लॉ मिनिस्टर हैं केरला के, उनके द्वारा भी इन रूल्स का सख्ती से विरोध किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल RAD PFI गाइडलाइंस के बारे में है।
यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी ने हाल ही में रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, जो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर किया था। अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक देखिए होना यह है कि जो रूरल एरिया है हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है, और रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां पर जो भी जमीनें हैं हमें उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करना है, मतलब उसका अननेसेसरी यूज ना हो, इस चीज को इंश्योर करना है। देखिए गांवों में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर करने का प्लान बनाता है, जिसके जरिए हो ये कि जो गांवों के लोग माइग्रेट करते हैं शहरों में आजीविका के लिए, वो उन्हें ना करना पड़े, गांवों में बेहतर इंफ्रा हो, फैसिलिटी हो, रिसोर्सेस हो, और उनके लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज भी हो, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज गाइडलाइंस। इसमें देखिए कई सारे काम करने का प्लान बनाया गया है, जैसे विलेज प्लानिंग स्कीम तैयार की जाएगी। अभी तक विलेज प्लानिंग स्कीम जो है वो टाउन प्लानिंग स्कीम हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, विलेज के लिए इस प्रकार की स्कीम्स के बहुत इफेक्टिव प्रावधान है नहीं, तो टाउन प्लानिंग स्कीम की तर्ज पे ही गांवों में विलेज प्लानिंग स्कीम का प्रावधान किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो प्रोविजंस हैं उन्हें स्पेशल लैंड यूज प्लानिंग से लिंक कर दिया जाएगा। स्पेशल का मतलब होता है लोकेटेड टू लोकेशन या स्पेस, जमीन। तो जमीन या फिर जो लैंड यूज है जो हमें गांवों में मिलता है उसकी प्लानिंग कैसे बेहतर हो। हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए भी खुद को प्लान करना है। जो 15 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की प्रावधान है या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो प्रावधान है उनके साथ गांवों की योजनाओं को लिंक करना है, तो ताकि उन्हें आसानी से फाइनेंस मिल सके। ई गवर्नेंस को बेहतर करना है। जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट है उसे कंसोलिडेट करना है रूरबन क्लस्टर के रूप में, जहां पे रूरल अर्बन एक मिक्स देखने को मिलता है और उन्हें इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वहां पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाए। फर्दर इसके लिए स्वामित्व या फिर जो भी डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके माध्यम से लैंड रिकॉर्ड्स को और बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि इससे रूरल एरिया में ग्रोथ आएगी, जो अनप्लान्ड ग्रोथ है। देखिए ग्रोथ तो हो ही रही है रूरल एरिया में भी, लेकिन वो अनप्लान्ड है और इससे रिसोर्सेज जो हैं उनका मिसयूज होता है और उन्हें सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो स्पेशल प्लानिंग होगी उसके माध्यम से रोड कॉरिडोर्स और जो भी जरूरी इंफ्रा रिक्वायर्ड है आसपास के विलेजेस के रीजन में उसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिस क्लॉक के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी के चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किए हैं 2 डिजिटल सर्विसेज को गुजरात हाई कोर्ट में, जिनमें पहला है जस्टिस क्लॉक और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। देखिए जो जस्टिस क्लॉक है उसमें होगा ये कि 7x10 का एक एलईडी डिस्प्ले लगाया जाएगा ग्राउंड से 17 फीट की ऊंचाई पर। इनफैक्ट लगा दिया गया है जो गुजरात का हाई कोर्ट प्रेमाइस है, जहां पर काफी लोग आते जाते रहते हैं वहां पर। अब इसमें होगा ये कि ये बताया जाएगा कि कितने केसेस कोर्ट के पास आ रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने उसे कितने डिस्पोज कर दिया और पिछले महीने में कितना डिस्पोज किया और ये परसेंटेज कितना रहा, जिससे लोगों को पता चले कि जो कोर्ट है वो कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है। जो जस्टिस क्लॉक है ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स को डिस्प्ले करेगा लोगों के लिए और विजिबिलिटी को एनहेंस करेगा जो जुडिशियल फंक्शनिंग है उसकी। जो इंटरफेस है उसे डिजाइन किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के द्वारा। जो उनके पास डेटा होता है उसे रियल टाइम फॉर्म में डिस्प्ले किया जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी एक टैब मिलेगा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का, जहां पे सेम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ई कोर्ट फी को ऑनलाइन सबमिट करने का अब प्रावधान कर दिया गया है। वैसे ये देखिए पहले भी चल रहा था पायलट बेसिस पे, लेकिन अभी इसे गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट या तालुका कोर्ट में एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब इससे फायदा ये होगा, देखिए ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, इसे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SHCIL ने डेवलप किया है। जो भी फीस सबमिट की जाएगी, जो स्टाम्प वगैरह की फीस हम ऑफलाइन फॉर्मेट में देते हैं वो ऑनलाइन सबमिट की जा सकेगी और उस सबमिशन की एक PDF रिसीट मिल जाएगी। उसे फाइनली सबमिट कर दिया जाएगा जो रजिस्ट्री है, कोर्ट की रजिस्ट्री है वहां पर, और उसके बाद उसे मैच कर लिया जाएगा जो ऑनलाइन डेटाबेस है उससे, और फिर वो जो फी रिसीट है उसे खत्म कर दिया जाएगा ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। जो कि कमेटी ऑन प्रिविलेजेस के बारे में है। हाल ही में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने प्रिविलेजेस कमेटी के सामने लोकसभा के अपना एक इशू एक्सप्लेन किया, जहां पे उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के दौरान मैनहैंडल किया, मतलब सही तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया व्हाइल ही वाज प्रोटेस्टिंग ऑन सम इशू। इस पूरे मामले को जो प्रिविलेज कमेटी है वो देख रही है और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन्हें सम्मन भी किया गया है। यहाँ पर मामला निकल के आता है कि आखिर प्रिविलेज कमेटी होती क्या है। प्रिविलेज कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट के भीतर होती है, ये स्पष्ट है। ये पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में मिलती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आपको पार्लियामेंट्री कमेटी मिलेगी। ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि अगर कोई प्रिविलेज का इशू हुआ है तो उसे इंक्वायर करती है। यहाँ पर आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। जो काम होता है प्रिविलेज कमेटी का वो नेचर में सेमी जुडिशियल होता है। सेमी जुडिशियल होने का मतलब ये है कि वो
किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं, किसी अथॉरिटी को सम्मन कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये सारे अधिकार किसी भी सेमी जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को होते हैं। ये प्रिविलेज के ब्रीच के केसेस को एग्जामिन करते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो, और अप्रोप्रिएट एक्शन भी रिकमेंड करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाती है। लोकसभा में जो कमेटी होती है प्रिविलेजेस की, उसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर, जबकि राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी में महज 10 मेंबर होते हैं। लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी को हेड किया जाता है हाउस के स्पीकर के द्वारा, जबकि यहाँ पर देखिए जो मेंबर्स होते हैं वो जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है हाउस में, उसी के बेसिस पे उसी रेशियो में ले लिए जाते हैं और उसे हेड करते हैं कमेटी को स्पीकर। राज्यसभा में चेयरपर्सन नहीं करते हैं बल्कि डिप्यूटी चेयरपर्सन करते हैं। एज यू नो कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो यहाँ पे डिप्यूटी चेयरपर्सन को ये जिम्मेदारी दी गई है। हाउस का कोई भी मेंबर, चेयरमैन या जो राज्यसभा में होते हैं और स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं, उनकी कंसेंट से अगर उनके प्रिविलेजेस को छेड़ा गया है, उसका हनन किया गया है, तो वो या फिर किसी पूरी काउंसिल का प्रिविलेज हर्ट हुआ है या फिर किसी कमेटी का, तो इस संबंध में मामला प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाता है। क्या कंडीशन है जब किसी मामले को प्रिविलेज के मुद्दे पर एडमिशन किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है? उसमें देखिए कुछ बेसिक इश्यूज इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रीसेंट अकरेंस का कोई स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए, एक ही मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातों को क्लब करके कोई मुद्दा उठाया जा रहा हो, और वो रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए। दूसरा ये कि काउंसिल का इंटरवेंशन वहां पर रिक्वायर्ड हो प्रिविलेज को इंश्योर करने के लिए, तभी प्रिविलेज के ऐसे मामलों को एडमिट किया जाता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की कमेटीज को कुछ विशेषाधिकार कलेक्टिवली मिलते हैं पूरे हाउस को, और कुछ मेंबर्स को मिलते हैं इंडिविजुअली, जिसके तहत उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ छूट होती है जो वो एंजॉय करते हैं। इन राइट्स के बिना ऐसा माना जाता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उनकी फ्रीडम को सेफगार्ड करने के लिए और जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, जो डिग्निटी है, उसे इंश्योर करने के लिए प्रिविलेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। हालांकि जो ऑब्लिगेशन सोसाइटी को लेकर एक सामान्य नागरिक के होते हैं वो तो इन मेंबर्स के भी होते हैं और उन्हें उसे अपहेल्ड भी करना पड़ता है। स्टिल अगर उनकी प्रिविलेजेस को छेड़ा जाता है तो फिर वो इन कमेटीज के पास जाके अपने प्रिविलेजेस को इंश्योर करने की डिमांड कर सकते हैं। इस संबंध में देखिए प्रश्न आया है यूपीएससी में। हालांकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे अब ऐसे आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला तो ये है कि विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा, स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution of delegated by the parliament are being properly exercised। मतलब ये जो सारी बातें हमने की वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये देखने का काम किसका है? पहला ऑप्शन है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, दूसरा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तीसरा है रूल्स कमेटी और चौथा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। एज यू कैन सी कि इसमें प्रिविलेज कमेटी नहीं है, तो मामला साफ है, ये क्वेश्चन प्रिविलेज कमेटी का नहीं है। लेकिन कमिटीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट वाज द बेसिक टू आस्क दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वैसे सही जवाब है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वही इस पूरे मामले को ओवरसी करते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो डॉटर्स के इनहेरिटेंस को लेकर लॉ है, उस पर जो अभी स्टेक रहा, जो एक जजमेंट आया उसके बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि डॉटर्स के पास इक्वल राइट होगा फादर की प्रॉपर्टी में। इवन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 आया था उसके पहले की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी ये पूरा लॉ एप्लीकेबल रहेगा। देखिए इसके पहले तक ऐसा नहीं होता था, जो प्रॉपर्टी राइट्स होते थे वो बेसिकली केवल मेल हेयर यानी कि जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें ही मिलता था। इस संबंध में जो कानून है हुआ करता था, दैट वाज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है उसे कॉडिफाई कर दिया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 में, जिसमें ये कहा गया था कि लीगल हेयर कौन होगा प्रॉपर्टी का पिता के जाने के बाद। इसके अकॉर्डिंग ये केवल देखिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज पे अप्लाई नहीं होता, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और हिंदूज पे अप्लाई होता है। हिंदूज में यहाँ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे ये कहा गया था कि जनरेशन टू जनरेशन कई सारे हेयर्स आ जाते हैं, कई सारे उत्तराधिकारी आ जाते हैं, लेकिन केवल मेल डिसेंडेंट्स ही जो पिता की प्रॉपर्टी है उसे एक्वायर कर सकते हैं। डॉटर्स के पास ये अधिकार नहीं होता था। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो डॉटर यानी कि बेटियां हैं उनके पास भी पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होंगे। जो सेक्शन 6 है इस कानून का, उसमें इस बात को साफ किया गया है कि उनके पास वही राइट्स होंगे जैसे कि एक सन यानी कि बेटे के पास होते हैं। जो कॉपर्सनरी का मतलब यहाँ पे बेसिकली वही है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल होती है, दादाजी से पिताजी को मिली, पिताजी से बाद फिर बेटे को मिलती है, उस प्रकार की प्रॉपर्टी को
कॉर्पोरेट सेकेंडरी कहा जाता है। जो कॉर्पोरेट सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों को वही अधिकार होंगे जो बेटों को होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई थी वो बेसिकली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात की गई थी, उस प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई थी जिस प्रॉपर्टी को पिता खुद बनाते हैं। लेकिन अभी हाल ही के इस केस में इस बात को भी स्पेसिफाई किया गया है कि पिता के द्वारा अपनी लाइफ टाइम में जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है उसमें भी बेटी के पास इक्वल राइट्स होंगे। एपेक्स कोर्ट ने 2020 में क्लैरिफाई कर दिया था कि डॉटर्स के पास जो कॉर्पोरेट सेकेंडरी राइट्स हैं बाय बर्थ रहेंगे, वही अधिकार होंगे जो बेटे के होते हैं। मतलब यही पर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कॉर्पोरेट सेकेंडरी का रेफर करता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो फैमिली में चली आती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ये क्यों ज़रूरी था? देखिए वैसे तो बच्चियों को ये या बेटियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन कई सारे सोशल और लीगल हर्डल्स उन्हें अभी भी फेस करने पड़ते हैं। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता है प्रॉपर्टी को, इसीलिए ये यूजुअली मेल हेयर्स के पास ही जाता है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसमें ये देखा गया कि 43% वुमेन रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि उनके पास हाउस या लैंड है जिसे वो या तो अकेले या जॉइंटली ओन करती हैं, लेकिन एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी की एक्सेस उनके पास होती नहीं है। उनके नाम पर भले ही प्रॉपर्टी हो, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, इसीलिए ये पूरा जजमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया। ये पहला यूटी रहा जिसके पास अब ऐसा इंडेक्स होगा। इसे कंडक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का। जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर किया गया है। इसके जरिए पॉलिसी, स्कीम्स या प्रोग्राम जो सेंटर के हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हैं उन्हें कवर किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें देखिए 58 इंडिकेटर्स हैं जो 10 सेक्टर्स से निकाले गए हैं। 10 सेक्टर्स के नाम मैं यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ, जिनमें पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा पब्लिक हेल्थ, पांचवा पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज, छठवां इकोनॉमिक गवर्नेंस, सातवां वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, आठवां पब्लिक सेफ्टी एंड जुडिशरी, नौवां इन्वायरमेंट और 10वां सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके बेसिस पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें एक बार तो पूरे कंपोजिट 10 सेक्टर्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। फर्दर इंडिकेटर वाइज भी उनका परफॉर्मेंस बताया जाएगा। फाइंडिंग्स में निकल के आया है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसने इस रैंक में टॉप किया है। उसके बाद नंबर रहा डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर का। कुछ और भी की फाइंडिंग्स निकल के आई, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और एनिमल वैक्सीनेशन, ये इन सभी जिलों में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। 80% कवरेज रहा है राशन कार्ड का आधार के साथ लिंक होना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में जो जनधन योजना है वो लगभग सभी तक पहुंची है। कोर्ट केसेस का डिस्पोजल भी अब तेजी से होने लगा है। हमारा नेक्स्ट वो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में। यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी मंजूरी चाहिए होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल या कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि अगर मैं इसका MCQ बना के आपके सामने पेश करूं कि क्या किसी कोर्ट को अपने खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की जरूरत है या नहीं, तो वहां पे आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ केस करना चाहें कि एक्स आदमी ने कोर्ट की न्यायालय की अवमानना की है, जो उन्होंने लॉफुली जो जजमेंट दिया उसका विरोध किया या उसकी अवमानना की है, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती है। लेकिन यदि आप किसी के खिलाफ, किसी एक प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ एक और प्राइवेट सिटीजन जाकर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाता है, तब उस केस में उन्हें पहले अटॉर्नी जनरल से कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई हाँ चलो ये जो आदमी शिकायत कर रहे हैं सामने वाले ने सही में ऐसा किया है, कोर्ट की अवमानना हुई है, तब जाके उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी होगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन अगर कोर्ट खुद से चाहे तो वो कभी भी कर सकती है। अगर सो मोटो वो चाहे, उन्हें लगा कि किसी सामने वाले ने उनके खिलाफ या उनकी अवमानना की है, तो वहां पर ये सीधा लागू हो जाता है। तो अभी जो न्यूज आर्टिकल था उसमें बात ये थी कि जो धर्म संसद के नेता थे उन्होंने जो संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की बात थी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि एक तो पहली बात अटॉर्नी जनरल की बात आ गई, तो भाई किस आर्टिकल से ये जुड़े हुए हैं मुझे बताइए आप। दूसरा, अभी अटॉर्नी जनरल कौन है ये भी आप मुझे बताइए। खैर या तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल किस आर्टिकल से चुने जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात ये मैंने क्लियर कर दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब डायरेक्टली अप्लाई होता है, कब इसमें आपको अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना होता है। तो
कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971, ये सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दोनों के बारे में बात करता है और बताता है कि भाई क्या पावर्स हैं, क्या सिस्टम है। तो इसमें यदि आप कोर्ट की किसी जजमेंट के खिलाफ या उनके ऑफिसर के खिलाफ ऐसे कंटेम्प्ट करें या ऐसे कार्य करें जिससे या तो जस्टिस की जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर जस्टिस ठीक से डिलीवर ना हो पाए, उसमें आप व्यवधान क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर चल सकता है। तो इसके अंदर एक सेक्शन 15 है जो बात करता है कि यदि किसी एक प्राइवेट सिटीजन ने दूसरे के खिलाफ ऐसा बोला है कि इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाने से पहले अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ ऐसा है, तब जाके उनके खिलाफ कमेटी बैठेगी और पता किया जाएगा कि ये हो रहा है या नहीं हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं वो ना आए कि किसी ने भाई ऐसे किसी के खिलाफ केस कर दिया कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये सिस्टम चलता है। और इस केस में अगर ये कंसेंट दे देते हैं तब तो केस शुरू हो जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो आमतौर पे कहानी खत्म। अगर अटॉर्नी जनरल ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया है, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आप उसके अलावा सेपरेटली कोर्ट को ऐसा नोटिस भेज सकते हैं, कोर्ट को ऐसा एप्लीकेशन दे सकते हैं कि देखिए ऐसा कुछ हुआ है, आप सो मोटो इस पर एक्शन लिए। अदरवाइज ये कहानी खत्म हो जाती है। जो दूसरा केस होता है कि कब नहीं लगता अटॉर्नी जनरल का परमिशन, जो मैंने आपको बताया कोर्ट खुद से फैसला लेगी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अवमानना की है, तो सीधा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये कोर्ट वहां अपनी पावर को यूज कर रही होती है। ठीक है। और आर्टिकल 129 के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपना खुद का जो मोशन है, कब लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, उसकी डिटेलिंग की पावर है। और यहां तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एजी के पहले या एजी के कंसेंट के बिना कब लिया जाता है अटॉर्नी जनरल की, वो सारी डिटेल इस आर्टिकल में है। तो यहां आर्टिकल 129 की बात आ गई, किससे रिलेटेड आपको पता लग गया, और कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है, कब एजी या एसजी की उसमें परमिशन चाहिए और कब नहीं चाहिए। अगला आर्टिकल है हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि हमें एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए। इसके जो हेड होंगे वो होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब पैटर्न एंड चीफ जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के जजेस की भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की भी। इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करते हुए हम नालसा का ही मॉडल फॉलो करेंगे, मतलब आपको नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी मिलेगी, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे नालसा से हटके एक बात होगी, देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, वेयरएज नालसा के केस में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो इसको हैंडल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी तरह के कोर्ट के प्रीमाइसेस को इंक्लूड करते हैं, ट्रिब्यूनल्स को इंक्लूड करते हैं और लॉयर्स के चैम्बर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए हैं, बट इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन पावर को भी या मैन पावर को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये समझना होगा। देखिए, जब तक आपकी कंट्री में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तब तक आप इक्वल एंड फ्री एक्सेस टू जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया में जो जस्टिस है वो सबके लिए हो, सब इसे इक्वली एक्सेस कर सके, तो इसके लिए सभी तरह के बैरियर को हमें तोड़ना होगा। जो जुडिशियल सिस्टम है उसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना होगा। तो यहां पर एक कोशिश हमारी ऐसी ही है। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपकी स्टेट गवर्नमेंट ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स वगैरह होते हैं उसको संभालने या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। बट यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड मिल सकता है जो स्टेट के फंड को मतलब कहीं ना कहीं सप्लीमेंट कर सकता है। यहां पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी जिसमें हम डेवलप करेंगे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखिए, डिफॉल्ट बेल आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर बता दूंगा कि किस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। देखिए, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसमें पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है जी, किसी भी तरह का वो क्राइम हो, आपको कुछ टाइम फ्रेम दिया जाता है, मान लीजिए 60 दिन, 70 दिन, कुछ भी दिन। अगर आप उसमें अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यह कहा गया है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर ये आपको राइट दिया गया है कि आप डिफॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मोस्टली जो आपके ऑफेंसेस होते हैं उसमें 60 दिन का ये पीरियड होता है, इसके बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी होती है। हालांकि कुछ केसेस में ये जो लिमिट है ये 90 से 180 दिन हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई ऐसा क्राइम हो जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो या कुछ, तो उन केसेस में ये जो टाइम फ्रेम है वो इंक्रीज भी हो सकता है। अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने ग्रांट की है डिफॉल्ट बेल सुधा भारद्वाज, और इसके अगेंस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो इस कंटेक्स्ट में ये आपकी न्यूज थी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।